नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 3 जून 1995 की घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसी घटना है जब किसी वर्ग से उस वर्ग से कोई शासक बना था जो वर्ग कई सालों से सदियों से जो है वो सताया हुआ था, दबा हुआ था, कुचला हुआ था, जिनका दमन हुआ था, उत्पीड़न हुआ था, जो शोषित वर्ग रहा था। और 3 जून 1995 की घटना को मैंने इसलिए लिखा है कि दलितों के लिए एक राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि 3 जून 1995 को जो घटना हुई उत्तर प्रदेश की धरती से, उसने पूरे देश के दलितों में एक उम्मीद जगाई, एक सपना जगाया और भविष्य के लिए एक आशा की किरण पैदा की कि इस देश में जो हाशिए पर कई दशकों से, कई सालों से लोग पड़े रहे, वो भी इस देश में शासक बन सकते हैं। संविधान के जरिए हमें बहुत सारे अधिकार तो मिले थे, लेकिन जब तक आप शासक नहीं बनेंगे तब तक संविधान में जो अधिकार आपके लिए निहित हैं आप उनका भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आप इस चीज को मान्यवर कांशीराम साहब का संघर्ष और बहन जी का संघर्ष कह सकते हैं कि उनके संघर्ष ने दलितों के अंदर एक ऐसी उम्मीद जगाई, एक ऐसा सपना जगाया। उसके बाद जो है दलितों को लगने लगा कि अब वो भी इस देश में शासक बन सकते हैं, उनकी भी सरकार बन सकती है, उनकी अपनी शासन प्रशासन व्यवस्था हो सकती है। इसीलिए 3 जून 1995 की घटना भारतीय राजनीति में दलितों के लिए, शोषितों के लिए जो है एक राष्ट्रीय पर्व जैसा है। बहुजन समाज पार्टी की 1995 में, 97 में, 2002 में, 2007 में 4 बार सरकारें बनती हैं, 3 बार समर्थन से और चौथी बार पूर्ण बहुमत से। और इतने ज्यादा काम होते हैं उत्तर प्रदेश में खास करके, और उसमें स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, इस पार्क और स्मारक से लेकर के, सरकारी नौकरियों से लेकर, बैकलॉग से लेकर के, प्रमोशन में आरक्षण से लेकर के, इसके अलावा सरकारी ठेकों में आरक्षण से लेके तमाम ऐसे काम होते हैं बहुजन समाज के हित के लिए, अनुसूचित जातियों, अति पिछड़ों के लिए। वो काम आज तक उत्तर प्रदेश में गिनाए जाते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाएं तो लोग दो चीजों को लेकर के बहन जी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जो एक लॉ एंड ऑर्डर, जो स्टैंडर्ड स्थापित किया, जो कानून व्यवस्था उन्होंने कायम की, एक तो इस चीज को लेकर के लोग उत्तर प्रदेश में आज भी, आप किसी भी कोने में चले जाइए, अगर इस चीज को लेकर के चर्चा छेड़ दीजिए तो लोग कहेंगे कि आज तक बहन जी के जैसा बेहतर कानून व्यवस्था कोई मुख्यमंत्री नहीं दे पाया है। दूसरी इस बात को लेकर के बहन जी की तारीफ होती है कि बहन जी जब तक मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने प्रशासन को जो है वो एक दायरे में सीमित करके रखा और अधिकारियों को कभी बेलगाम नहीं होने दिया, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा व्यवस्थित रही, अंडर कंट्रोल रही। और आज की तरीके नहीं है जिस तरीके के आज कई सारे अधिकारियों के, कई सारे थानेदारों के, कई सारे पुलिस अधिकारियों के। आपको पता है कि इस सरकार में, भाजपा सरकार में, कई सारे पुलिस अधिकारियों पर बहुत गंभीर आरोप लगे। अक्सर आप देखते हैं कि थानों में कितनी बर्बरता के वीडियो आते हैं सामने, जहां पर जो है बहुत सारे लोगों के साथ थाने में दुर्व्यवहार होता है। इन सब के अलावा कई सारे ऑडियो क्लिप आते रहते हैं पुलिस अधिकारियों के, जो सीधे एक दूसरे को फंसाने और उत्पीड़न के नाम पर जो है इस तरीके के ऑडियो क्लिप आते हैं। लेकिन बहन जी का जो शासन प्रशासन व्यवस्था थी उसको लेकर के आज भी लोग तारीफ करते हैं कि बहन जी ने जो शासन प्रशासन उस समय दिया। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहन जी की सरकार में कोई स्टंटबाजी नहीं थी। स्टंटबाजी का मतलब कोई दिखावा कि कहीं मंदिर में जाना है या कहीं मठ में जाना है या कहीं दिखावा करना है, कोई धार्मिक दिखावा नहीं था बहन जी की सरकार में। संविधान जो चीज कहता है कि कानून द्वारा कानून का राज कायम हो और धर्मनिरपेक्ष सरकार हो, मतलब सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा। बहन जी ने पार्कों और स्मारकों की स्थापना जरूर की, पार्कों और स्मारकों का निर्माण जरूर करवाया बहुत बड़े स्तर में। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि दलितों के अंदर एक सामाजिक चेतना जगे। जो ये प्रेरणा स्थल बनवाए गए हैं, इनको देख करके दलितों के अंदर एक प्रेरणा आए, और वो प्रेरणा किस लिए? धर्म को लेकर के नहीं, वो प्रेरणा हो सत्ता पर काबिज होने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए। तो इन चीजों को लेकर के बहन जी की तरफ से सामाजिक काम भी हुए हैं, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण बहन जी की तरफ से कभी नहीं हुआ। इसलिए आपने देखा होगा लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद और चौथी बार पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद भी बहन जी बौद्ध धर्म का अनुसरण करती हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को लेकर के कि वो बौद्ध धर्म के बार बार मठों में जाएं, बौद्ध विहारों में जाएं,
भंतों से बहुत ज्यादा मिले, बौद्ध भिक्षुओं से बहुत ज्यादा मिले, धर्म को लेकर के कोई बयान दे। बहन जी ने हमेशा धर्म को अपने काम काज से बहुत दूर रखा। और आज लोग इस बात का आकलन भी करते हैं कि बहन जी ने अपनी सरकार में कोई धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं किया, कानून द्वारा कानून का राज कायम किया। अगर कहीं पर भी अपराध की घटना सूचित हुई है, सूचना आई है, तो उस अपराधी को कानून के दायरे में ही उसको सजा भी दी गई है। उत्तर प्रदेश के लोग सुख और शांति से कैसे खुशहाल रह सकें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ सके, यही बहन जी का मूल उद्देश्य रहा है। और यही वजह थी कि उस समय शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत बड़े स्तर पर सुधार हुआ। बहुत बड़े स्तर पर आज जो हाईवे आप उत्तर प्रदेश में कई सारे देख रहे हैं, ये बहन जी की परिकल्पना थी। तो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव को लेकर के काम किया। लेकिन 2007 से 12 के बीच में जब बहन जी बहुत तेजी से काम कर रही होती हैं, तो शायद विरोधियों को इस बात का अंदेशा सताने लगता है कि अगर मायावती इसी रफ्तार से काम करती रही तो वो दिन दूर रही जो एक नारा लगता था कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो अगर मायावती दिल्ली पहुंच गई तो दिल्ली जाने के बाद वो कांग्रेस और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी। शायद 2007 के बाद जब बहन जी पूर्ण बहुमत में आई थी, और उसके बाद 2009 में जब बहुजन समाज पार्टी 21 सीटें लोकसभा की जीतती है, तो 2009 में बहुजन समाज पार्टी का 21 सीटें जीतना, उसके अलावा 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, इसने बहुत सारे लोगों की जो है नींदें हराम कर दी थी। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो एक साजिश षड्यंत्र रचा गया, बसपा को सत्ता से दूर रखने के लिए, हटाने के लिए जो कोशिशें, जो हथकंडे अपनाए गए, वो आप सब लोग देख रहे हैं कि 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब से गई है, उसके बाद से आज तक जो है बहुजन समाज पार्टी खड़ी नहीं हो पाई है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दरअसल बहन जी नेक दिल इंसान है और छल और कपट बहन जी को नहीं आता है। वो उसूलों और आदर्शों को जो है वो बहुत ज्यादा वरीयता और बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती हैं। शायद यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों के साथ साथ मुस्लिमों को भी बहुत बड़े स्तर पर मंत्रालय बांटे गए। लेकिन एक के बाद एक लोग बहन जी का साथ छोड़ते चले गए। कुछ ने बहन जी के ऊपर पैसे लेकर के टिकट देने के आरोप लगाए, कुछ ने बहन जी के ऊपर तानाशाही के आरोप लगाए, कुछ ने बहन जी के ऊपर आरोप लगाए कि वो कार्यकर्ताओं से मिलती नहीं है, कुछ ने बहन जी के पर आरोप लगाए कि वो दौलत की बेटी है। इस तरीके के आरोप लगा करके बहुत सारे लोग छिटक करके चले गए। लेकिन अगर आप कोई पार्टी चला रहे हैं, कोई संगठन चला रहे हैं, या फिर घर और परिवार के मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पैसों की जरूरत होती है, जिससे कि व्यवस्था जो है वो सीमित कंटिन्यू चलती रहे और उसमें कोई बाधा ना आ पाए। तो जाहिर सी बात है बहन जी एक बहुजन समाज पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी का संचालन कर रही थी, और बहुजन समाज पार्टी को धन्ना सेठों से पैसा नहीं मिलता है। उसको छोटे छोटे उसके कार्यकर्ता, उसके जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, उन्हीं से पैसा लेकर के बहुजन समाज पार्टी को जो है बहन जी आगे विस्तार कर रही थी। लेकिन एक दो सांसदों ने, विधायकों ने, कुछ ने बयान भी दिए, उसके अलावा कुछ पार्टी के लोगों ने भी बगावतें की। अब उसके पीछे उनको कहां से लाभ मिला, किसने उनको उकसाया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और मीडिया छोटी छोटी चीजें अगर बसपा के खिलाफ आ जाए तो मीडिया तो नाचने लगता है, कूदने लगता है। और मीडिया ने भी उस समय खूब ज्यादा प्रचार प्रसार किया कि बहन जी पत्थरों पर पूरा पैसा खर्च कर रही हैं। तो 2007 से 12 की सरकार में बहन जी के खिलाफ इस तरीके से मीडिया में ने माहौल बनाया। उसके बाद बसपा फिर दोबारा कभी उठ खड़ी नहीं हुई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ मैं मानता हूं कि जो दुष्प्रचार किया गया वो विरोधियों की तरफ से किया गया, इसके अलावा दूसरी पार्टियों की तरफ से किया गया। लेकिन इसमें दलितों के अंदर भटकाव कैसे आया, दलित आखिरकार बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कैसे चले गए। बहन जी ने जो पार्क बनवाए हैं, जो स्मारक बनवाए हैं, जो सामाजिक चेतना के केंद्र बनवाए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि दलितों की सिर्फ एक जाति के हों। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर आपको उत्तर प्रदेश में कई सारे पार्क, स्मारक मिलेंगे। तो ऐसा तो है नहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ दलितों की एक जाति के लिए काम किया। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बुद्ध विहार बनवाए। तो ऐसा तो है नहीं बौद्ध विहार सिर्फ अनुसूचित जातियों में एक जाति के लिए है। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी ठेकों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू किया। ऐसा तो है नहीं अनुसूचित जातियों में सिर्फ एक जाति को बहन जी के जो फैसलों का फायदा मिला हो। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जो पार्क और स्मारक बनवाए हैं, इनके संरक्षण के लिए बहुत बड़े स्तर पर करीब 70 शायद 53,000 के आसपास उस समय भर्तियां निकाली थी।
आज भी पार्कों स्मारकों में लोग काम कर रहे हैं। तो जो लोगों को नौकरियां मिली, ऐसा तो है नहीं कि अनुसूचित जाति में सिर्फ एक लोगों को नौकरियां मिली। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया सरकारी नौकरियों में, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक जाति को उसका फायदा मिला। प्रमोशन में आरक्षण जब लागू हुआ तो जो क्लर्क था वो सीनियर क्लर्क बन गया, जो दरोगा था वो कोतवाल बन गया, जो कोतवाल था उसके सीईओ बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। तो बहन जी की सरकार में अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारे काम हुए। और एक समय था जब थाने में अनुसूचित जातियों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता था, थाने जाने से भी लोग कांपते थे। लेकिन बहन जी की सरकार आने के बाद दलितों में एक कॉन्फिडेंस आया कि उनकी सरकार है, उनके वर्ग का मुख्यमंत्री है, थाने में हनक के साथ जाएंगे, दरोगा अगर नहीं सुनेंगे तो उनको सुना भी देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया वो कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है, और ये लूज इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग 12 साल से सत्ता से दूर हैं। और अब 12 साल अगर आप कोई समाज 12 साल हो गए, उसे 12-13 साल हो गए सत्ता से दूर रहते हुए, तो वो समाज क्या करता है? वो समाज अपनी पुरानी गलतियों को सुधारता है, और जो बिखराव आता है उस बिखराव को दूर करने के लिए समाज जो है अपने आप को समेटता है और एक जगह आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में उसका उल्टा हो रहा है। अनुसूचित जातियों में खूब ज्यादा बहुत बड़े स्तर पर पार्टियां बन रही हैं, बहुत बड़े स्तर पर संगठन बनाए जा रहे हैं, और हर संगठन ये दावा करता है, हर पार्टी ये दावा करती है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू करेगा, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा, और आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसके जरिए जो आरक्षण मिला है उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है वो उसका मुकाबला करेगा। तो एक सीधी सीधी मोटी मोटी बात बताइए, अगर लकड़ियां बहुत सारी हैं आपके पास और वो लकड़ियां अलग अलग पड़ी रहेंगी, उनमें ताकत ज्यादा होगी, फिर ये लकड़ियों का बंडल एक जगह बना करके इकट्ठा कर दिया जाए उसमें ज्यादा ताकत होगी। तो बसपा जो है लकड़ियों का एक बहुत बड़ा बंडल है, बहुत बड़ा एक गट्ठर है, जिसमें अनुसूचित जातियां, अति पिछड़ी जातियां, और इसके अलावा जो है अल्पसंख्यक समाज, जिसको 85% समाज मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे। तो अगर ये इकट्ठा रहेगा तभी सियासी रूप में ताकत आएगी इस समाज के अंदर, वरना बिखराव जो है बहुजन समाज को सत्ता से अभी तो कम दूरी है, आने वाले समय में और ज्यादा दूरी पर ले जाएगा। इसलिए 1995 में, 97 में, 2002 में, 2007 में जो इतिहास बना, उम्मीद है, कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि इस बार 2027 में भी कुछ इसी तरीके का इतिहास बने, ताकि अनुसूचित जातियां जो उत्तर प्रदेश में सत्ता से बहुत ज्यादा दूर चली गई हैं, इन्हें एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिले। और इस बार ये संभव हो सकता है अगर लोग अपने पुराने पैटर्न पर वापस आ जाए। ये जो बिखराव समाज में आया हुआ है, अगर ये बिखराव खत्म हो जाए और ये जो अलग अलग पार्टियां बन रही, लोग इनको नजरअंदाज कर दें, अलग अलग जो संगठन बन रहे हैं संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पे संगठन और पार्टियां, अगर लोग इनको तवज्जो देना बंद कर दें, लोग सिर्फ इस बात को ध्यान रखें कि 1995 में, 97 में, 2002 में, 2007 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण को लेकर के काम किया है, 2027 में उन्हें फिर से अपने आर्थिक उत्थान को लेकर के काम करवाने हैं। समाज कैसे आगे बढ़े इसको लेकर के अगर अनुसूचित जातियों के लोग वोट करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज हो सकती है। 2027 को लेकर के इस बार बहन जी काफी गंभीरता के साथ, काफी सीरियसली काम भी कर रही हैं। यही वजह है कि जब 1 जून को चंद्रशेखर आजाद की तरफ से लखनऊ में एक कार्यक्रम किया गया आजाद समाज पार्टी का, और उसमें आकाश आनंद को लेकर के, बहन जी को लेकर के जब चंद्रशेखर आजाद ने सीधे हमला बोला, तो बहन जी ने उसका बहुत कड़े तरीके से, बहुत भावुक तरीके से उन्होंने जो है उसका विरोध भी, उसका जवाब भी दिया। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन जी दिखती नहीं है, बहन जी लड़ाई नहीं लड़ती। अब बहन जी 70 साल की उम्र में आपको हर गली मोहल्ले में नहीं दिखेंगी। बहन जी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष को देखें तो वो हर दूसरे दिन आपको किसी न किसी जिले में संगठन के बैठके लेते हुए दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में हर जिले में बसपा के जो संगठन है उसकी बैठकें होती रहती हैं। बहन जी प्रदेश कार्यालय पर, राष्ट्रीय कार्यालय पर अक्सर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाती रहती हैं, और बीते 5-6 महीनों में बसपा के संगठन में एक नई ऊर्जा भी आई है और बहुत बड़ा बदलाव भी दिख रहा है। और बहन जी भी काफी ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं, भाजपा से इस बार लोहा लेते हुए दिख रही हैं। तो उम्मीद है कि 2027 में बसपा भी सक्रिय हुई है, और थोड़ी सक्रियता समाज को भी दिखाने की जरूरत है।
इस बार बहुजन समाज पार्टी के लिए एकजुटता दिखानी होगी समाज को। तो उम्मीद है कि 2007 में अनुसूचित जातियों ने, दलितों ने जो एकजुटता दिखाई थी बहुजन समाज पार्टी के लिए, 2027 में भी वही एकजुटता देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि इस बार 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा, बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी लेगी, बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में भागीदार बनेगी। तो देखना है आने वाले समय में किस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, बसपा में कैसे बड़े बदलाव होते हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुजन समाज पार्टी चुनाव को लेकर के क्या रोड मैप तैयार करती है। बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले समय में स्थिति साफ होगी। फिलहाल ये स्टोरी आपको वीडियो एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये स्टोरी अच्छी है तो इसे दूसरों लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।